गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एस.के. यादव और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, तो आज बात होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यदि आप इस बार 12th की परीक्षा देने वाले हैं या फिर अगली बार भी देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी साल सबसे ज़्यादा पूछा गया है। 100 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन ही आपको बनाने थे, आपको पता होगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इन वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरे डिस्कशन के साथ, ऑप्शन के डिस्कशन के साथ, एक एक ऑप्शन पे काम करते हुए अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए तो मील का पत्थर या कहे रामबाण साबित तो होगा ही। तो चलिए, तो ये किस ईयर का पेपर है जी? तो 2022 आपको दिख रहा होगा। और कौन सा बोर्ड है? तो ये बिहार बोर्ड है, यानी BSEB के लिए है। बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों का ये प्रीवियस ईयर का सेट है पूरा का पूरा। इसमें हम ग्रामर के क्वेश्चन को लेने वाले हैं शुरुआत में। तो आपको पता होगा कि ग्रामर के 60 क्वेश्चन और आपके टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 के 40 क्वेश्चन थे। तो 60 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। लेकिन इस वीडियो में, जो कि पार्ट 1 है, इसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसके अगले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और अभी तक जितने भी वीडियो आपको मिले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे, वह सब कहीं ना कहीं से कुछ जानकारियां गलत आपको परोस के गए हैं। लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि 99% करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। मेरी तरफ से तो वो 100% है, लेकिन आप उसे 99% कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए निश्चिंत रहेंगे कि गलत नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए, तो 2022 का ये पेपर है और कब हुआ था जी? तो 4/2/2022 डेट भी मेंशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, क्योंकि अब जैसा कि नोटिफिकेशन आपको पता होगा कि अब 60 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 50 का जवाब आपको देना होगा। और जब 100 क्वेश्चन थे तो आपको 50 छोड़ने थे, 50 बनाने थे, तो आप मन मुताबिक जो आ रहा था बना ले रहे थे। परंतु अब 10 ही छोड़ना होगा और 50 का जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं से टफ होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, उसे बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं, उससे जुड़े हुए चीज़ों को भी जान लेते हैं, तो फिर मज़ा तो आएगा और ज्ञान का भंडार आपके अंदर हो जाएगा। तो फिर अगले एग्जामिनेशन में आपको कोई मात नहीं दे सकता। तो चलिए, क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन का डिस्कशन लेंगे और बढ़िया डिस्कशन लेंगे। जी हाँ, अभी तक जितना भी डिस्कशन आपको मिला होगा सबसे बढ़िया होने वाला है। ये मेरा, कह सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है, एक तजुर्बा है इतने दिनों से पढ़ाने का। जो विद्यार्थी मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि हम इन्फॉर्मेशन कैसी परोसते हैं, एकदम सटीक करेक्ट इन्फॉर्मेशन परोसते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है जी? एक और चीज़, बहुत सारे मैगजीन्स में आंसर, अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक बहुत सारे मैगजीन में आंसर गलत दिए गए हैं। तो वहाँ से यहाँ कोरिलेट नहीं करेंगे। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिला होगा उसको जाके आप अपने टीचर से, अगर जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, या फिर अपने बुक से कंसल्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगा, इसकी गारंटी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, यानी भारत में सभी मौसमों में हमें रेन डैश होता है। तो देखिए, तो पहला है गेट। और गेट आपको पता होगा V1 है। आपको पता है जी कि गेट क्या है? तो V1 है। और गेट्स क्या है जी? तो V5 है। और गेटिंग V4 है। और गोट V2 है। अब देखिए, पहला चीज कि गेटिंग का प्रयोग हम तब करेंगे जब इसके पहले बी वर्ब लगा हो। बी कहने का मतलब इजारेम वाजवेर लगा होता तब। तो इजारेम वाजवेर का तो कहीं जगह ही नहीं है, दिया ही नहीं गया है। दैट मीन्स ये कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। सबसे मजेदार एक बात जो होती है आंसर ढूंढने की, एक तो है कि आपको आता है तो भाई आंसर ये होगा। अगर सही आंसर नहीं आता है, अगर इतना जरूर आता है कि ये नहीं होगा, तो उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, छांट दीजिए, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा।
ये तरीका बहुत ही ज़्यादा काम आता है विकल्प वाले क्वेश्चन में, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि गलत को हम साइड करें, जो बचेगा वो सही होगा। अगर 2 बच रहा है तो उसमें से एक अगर तुक्का भी मारते हैं तो सही होने की चांसेस 50% हो जाती है। चलिए ये नहीं होगा। दूसरा चीज कि वी प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा तो गेट सिंगुलर वर्ब होता है। एस वाला यानी अंत में जब एस लगा हो वो वर्ब सिंगुलर होता है, जैसे इज सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है, क्योंकि इज में भी अंत में एस है, वाज में भी अंत में एस है। और जितने भी एस वाले हैं जैसे गेट्स, कम्स, गोज, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो ये सिंगुलर है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ है प्लूरल। आपको पता है कि एसएसपीपी फॉर्मूला सिंटेक्स का सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल वर्ब। तो अभी बचा आपका ए बच रहा है और इधर डी बच रहा है। तो देखिए तो जरा सा, गॉट मतलब होता था या हमें मिलता है, सॉरी मिलता था। गॉट बात करेगा पास्ट की क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है और ये हमेशा पास्ट की ही बात करेगा। लेकिन जब गेट लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम तब करते हैं जब चीजें कंटिन्यू वे में होती रहती है। एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फैक्ट हो या फिर जनरल हो, जनरल प्रोसेस में चलने वाला हो, एक समान रूप से चलने वाला हो। जैसे हमें भारत में हर सीजन में कुछ ना कुछ बारिश देखने को मिलती है। कहने का मतलब पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है और आगे भी मिलेगी, इस तरह की संभावना ये सेंटेंस बताता है। तो सबसे बेहतर, क्योंकि गोट करेंगे तो मिलती थी, अब नहीं मिलती है, ऐसा तो है नहीं। बारिश तो हर सीजन में थोड़ी बहुत मिलती रहती है भारत में, तो इस लिहाज से हमारा गोट नहीं होगा, सॉरी गोट नहीं होगा। कौन होगा जी? गेट होगा। मिलती है ना कि मिलती थी। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या हुआ? पहले तो ये दोनों छटा और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। मिलती थी नहीं, मिलती थी तो ठीक है लेकिन मिलती भी है ना। तो वो सेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देखने को मिलता है, इसलिए गेट सबसे बेहतर आंसर, गेट। चलिए बेहतर क्या? गेट ही होगा। अगला है आपका ही अपोजेज अगेंस्ट अस। ही अपोजेज अस अगेंस्ट, ही अपोजेज अस फुल स्टॉप, और अस अपोजेज ही। देखिए सबसे पहले तो भैया आप इसको छांट दीजिए क्योंकि अस कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है ना कि वर्ब के पहले। ये आपको पता है, तो पता है तो पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए, एकदम आसान चीज है। चलिए ये तो नहीं होगा। दूसरा ये देखिए, जो अपोज वर्ड है ना, ये अपने साथ प्रेपोजिशन के नाम पे कुछ नहीं लेता भैया। प्रेपोजिशन इसके बाद नहीं आता, नहीं आता है अपोज के बाद। जी हाँ, ही इज अपोजिंग मी, वो मेरा विरोध कर रहा है, ना कि अगेंस्ट मी। अपोज के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो देखिए अगेंस्ट यहां भी लगा हुआ है, अगेंस्ट यहां भी लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। बचा कौन? तो सी नंबर। मतलब आप कह सकते हैं कि अपोज के साथ अगर आपको लगता है कि अगेंस्ट होगा तो ये गलत है, अगेंस्ट नहीं होगा। हाँ, अगेंस्ट एक जगह होता है, अपोज का ही सेंस रखता है प्रोटेस्ट। जी हाँ, एक वर्ड होता है प्रोटेस्ट जिसका अर्थ होता है विरोध करना, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ, तो ये अपने साथ अगेंस्ट लेता है। जी हाँ, और बच्चा यहीं से कंफ्यूज हो जाता है कि यहां लगता है तो यहां भी लगेगा लेकिन यहां नहीं लगेगा अपोज के साथ नो प्रीपोजिशन, परंतु अगेंस्ट के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन आता है। सॉरी, अरेस्ट प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन आता है, परंतु अपोज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, चाहे बात अगेंस्ट की हो या किसी और की हो। तो क्लियर हो गया कि ही अपोजेज अस, यही आंसर होगा। चलिए तो आंसर आप लोग करते जाएंगे और जो भी होगा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देख लीजिए, आगे जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का कष्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। वी वेंट आउट डैश माई फ्रेंड। देखिए तो हम लोग बाहर गए अपने दोस्त को क्या करने के लिए जी? तो सी ऑफ करने के लिए। सी ऑफ करना मतलब विदा करना। जी हाँ, विदा करना, बढ़िया है। और सेट फोर्थ का मतलब होता है सेट आउट। सेट फोर्थ यानी सेट आउट यानी प्रारंभ करना, शुरू करना। जी हाँ, शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना।
सेट एसाइड मतलब होता है सेट एसाइड, कुछ अलग रख लेना, बचा के रख लेना ताकि किसी के लिए काम आ सके, या किसी के लिए बचाना, संजोना। जी हाँ, बचा के रखना, बचा कर रखना, बढ़िया है। और आगे सी अबाउट कहने का मतलब होता है छानबीन करना, खोजना, ढूंढना। ठीक है जी। तो देखिए, तो हम लोग बाहर गए क्या करने के लिए, तो सी ऑफ करने के लिए। अक्सर देखिएगा सी ऑफ करके आ रहे हैं, चलो सी ऑफ कर देते हैं, मतलब विदाई दे देते हैं, विदा कर देते हैं। तो सी ऑफ ऐसे भी जनरली यूज लोग करते हैं कि चलो भाई सी ऑफ कर देते हैं, ए हमारे प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं उनको सी ऑफ कर देते हैं, हमारे सर जा रहे हैं उनको सी ऑफ कर देते हैं, भाई जा रहा है विदेश सी ऑफ कर देते हैं। तो सी ऑफ यानी विदा करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगला, अगला हमारा इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे अधिकांश लोग इसका आंसर गलत डाले हैं, लेकिन यहां देखेंगे तो काइंड के साथ आपको ऑफ दिखेगा, क्योंकि काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ या फिर टाइप ऑफ अक्सर आप सुने होंगे। तो ये तीनों अपने साथ ऑफ लेते हैं, पहली बात तो ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन। ठीक है, दूसरी बात इसको समझना होगा थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है। तो ये काइंड ऑफ यू का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ यू का मतलब होता है, मतलब किसी का प्रशंसा करना, वाहवाही करना, यानी टू बी वेरी एप्रिसिएटेड या फिर वेलकम। ज्यादा किसी को बड़ाई करना, प्रशंसा करना के सेंस में ये आता है। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यानी मेरी मदद करना प्रशंसनीय है ना। हाँ, स्वागत योग्य है, इस तरह का सेंस आएगा। और आप सिंपली याद रखेंगे कि काइंड हो या शॉर्ट हो या टाइप हो के बाद ऑफ आएगा तो ऑफ हो जाएगा। क्लियर है जी, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था। अगला, दूसरी चीज की काइंड के साथ एट, इन, ऑन ऐसा प्रयोग नहीं होता है, ऑफ ही आता है। अगला है आई विश, ध्यान देंगे आई विश यानी काश, हिंदी होता है काश। काश में पक्षी होता, काश में राजा होता, काश में शेर होता, काश में उसका दुपट्टा होता, है ना। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हम करते रहते हैं। काश में, पहले जब आप फिल्म देखेंगे तो कहेंगे काश में उसका रुमाल होता, काश में पत्र होता उसके तकिए के नीचे रहता। तो ये काश वाली संभावना यानी कोरी कल्पना वर्तमान की, कोरी कल्पना भूत की, तो उसे हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जब काश की बात हो आई विश उसके लिए आता है, या कई दफ़ा इफ़ भी आ जाता है, या ही विशेष भी आता है। तो वैसे स्थिति में सब्जेक्ट जो है अपने बाद वेयर लेता है या फिर वी टू लेता है जब बात प्रेजेंट के कोरी कल्पना की हो। काश में पक्षी होता इफ़ आई वेयर अ बर्ड। लेकिन यदि ध्यान देने वाली बात है, यदि वेयर या V2 जैसा कोई फॉर्म ना हो, मॉडल में से एक वर्ड ना हो, तो वो मॉडल का फॉर्म, वो मॉडल जो है वनली और वनली उड होता है। बाकी ना ही शुड, ना ही कैन, ना ही यूज्ड, क्या जी, उड। काश के साथ, काश में जल्दी ठीक हो जाता, या काश वो जल्दी ठीक हो जाता, आई विश ही उड गेट वेल सुन। ठीक है, हाँ, अगर मॉडल डालना हो तो उड, अगर मॉडल नहीं है, वर्ब का कोई बी का कोई फॉर्म है तो वेयर। क्लियर है? चलिए अगला, अगला कौन है जी? अगला है हमारा आई हैव टू टीच इंग्लिश। इसका क्या बनाना है जी? तो पैसिव बनाना है। और पैसिव में क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? तो इंग्लिश है। तो इंग्लिश देखिए, तो सब्जेक्ट इसमें बना है और इसमें बना है, इन दोनों में तो टाउट से शुरू हो रहा है, इसमें मी से शुरू हो रहा है, तो आंसर तो नहीं होगा। इसको छांट दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। जी हाँ, इसको छांट दीजिए। छटनी विधि बड़ा ही काम की चीज़ है। अगर आप छांट के बनाते हैं ना, तो भारी से भारी क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन हो जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से बनाइएगा, एकदम बढ़िया उपाय है ये बनाने का। तो बी छट गया और डी छट गया। अब देखिए, तो यहाँ बचा ए में इंग्लिश और यहाँ सी में इंग्लिश बचा। इसमें देखिए तो आई के बाद हैव है,
तो हैव के ही परिवार का कोई होगा, या तो हैव या तो हैज या तो हैड। और टेंस नहीं बदलना चाहिए और ना ही वर्ब का फॉर्म बदलना चाहिए, क्योंकि टेंस बदलेगा दूसरा वर्ब फॉर्म आएगा तो मीनिंग बदल जाएगा। और वॉइस नरेशन में मीनिंग नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, लिखने का तरीका बदल जाना चाहिए। जी हाँ, तो इसलिए हैज वाला ही सही होगा, इज वाला सही नहीं होगा, यानी आंसर इज ए, 6 का ए। देखिए, हो सकता है आपने जो पेपर दिया होगा उसमें अलग अलग होगा, जो देने वाले हैं वो तो अलग बात है, उनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अननोन है, लेकिन उनके लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बड़ा ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। लेकिन कोई अगर उसके भाई देख रहे हैं, भैया देख रहे हैं, हो सकता है वो पेपर दे चुके होंगे, तो क्रम अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सेट 3-4 होता है। चलिए अगला देखिए, शिमला इज मच डैश दैन चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ से शिमला दूर है। बात ये निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो देख रहा है आपको फार्दर, फर्दर, फादर और आइदर या इधर भी पढ़ते हैं इसको, देखिएगा जरा सा। ये बात दूरी की करता है, अधिक दूर की बात करता है। फादर मतलब पिता, आपको पता है। फर्दर का मतलब होता है अगला या फिर अन्य या फिर दूसरा। जी हाँ, ये एडिशन की बात करता है। एडिशन कहने का मतलब ये जोड़ की बात करता है, और ये डिस्टेंस की बात करता है। जब दूरी की बात करनी तो ये फार्दर, और जब अगला कहना हो, दूसरा कहना हो तो फर्दर। जैसे मेरे पास दूसरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आई हैव नो एनी फर्दर आई हैव नो इंफॉर्मेशन, या फिर आई हैव नो, या फिर आई हैव नॉट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। जब एनी लगाएंगे तो नोट लगाएंगे, नो नहीं लगाएंगे, सॉरी। तो फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है, फर्दर। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करनी है तो फार्दर, यानी ये ए लगा हुआ। देखिए FAR, ध्यान रखेंगे, UR और AR में कंफ्यूज नहीं करना है कि हो सकता है एक ही वर्ड है, नहीं, अलग अलग वर्ड है, दोनों के अलग अलग अर्थ है। और डिस्टेंस की बात करनी है तो फार्दर, बात यहाँ डिस्टेंस की हो रही है ना, दैन लगा हुआ है। शिमला और चंडीगढ़ के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो दूरी के लिए फार्दर, फर्दर नहीं। और फादर का मतलब पिता, तो ये तो होगा नहीं। ये भी कह सकते हैं कि पहले छांट लीजिए कौन नहीं होगा, तो फादर नहीं होगा। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, तो भैया इसका भी कोई मतलब बनता नहीं है, इसी दोनों में से कंफ्यूज होना था। तो मैंने बता दिया, ये अगला दूसरा के सेंस में और ये दूरी के सेंस में, तो फार्दर ना कि फर्दर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद है कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चूज द ऑड वन। ऑड मतलब अलग जो है उसे चुनना है, अलग जो है उसे चुनना है। व्हीट का मतलब गेहूं, पैडी का मतलब धान, बर्ली का मतलब जौ, और मस्टर्ड का मतलब सरसों। आपको पता है ये सब ठोस है और ये द्रव वाला है, तेल वाला है, तो तेल वाला है, और ये सब ठोस है, अनाज है खाने वाला, और ये तेल सब्जी बनाने वाला, पीने वाला, तो ये अलग है। ऑड वन यही है, तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला है, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। She wants to become dash engineer। इंजीनियर, देखिएगा जरा सा, इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर के पहले क्या लगेगा जी? तो एन लगेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए लगेगा नहीं, क्योंकि उच्चारण जो है वॉवेल से हो रहा है, कि ई है इसलिए नहीं, ई है इसलिए नहीं, उच्चारण जो है वॉवेल से हो रहा है। हाँ, ई है इसलिए करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। जी हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वॉवेल से शुरू होता है और ले लेता है ए, जैसे यूनियन, यूनियन में ए लगता है, यूरोपियन में ए लगता है, आपको पता होगा, और ई से शुरू होता है। तो ई के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वॉवेल साउंड के चक्कर में पढ़ना है। अब वॉवेल साउंड, जैसे स्कूल में साउंड कौन होगा जी? तो स्कूल हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। पहला क्या है? जो स है, तो उच्चारण है स से, सकूल पढ़ते हैं, सकूल।
लेकिन हम लोग कहते हैं स्कूल और लिख देते हैं स्कूल, तो लगा देते हैं एन, लेकिन एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि इसका सही उच्चारण है स्कूल। देखिए तो ईयर के पहले क्या लगेगा जी? आधा लोग जो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ईयर के पहले तो सर एन लगना चाहिए, लेकिन लगेगा ए। भैया इस वाई पे जाइए, वाई हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, नहीं। इसका उच्चारण क्या है? तो देखिए वाई का हिंदी क्या होता है? य, और इसी से बनेगा ईयर, ना कि ई से। ना ना ना, वो तो ये वाला ईयर का होता है, कान जिसको कहते हैं। इसके पहले एन, लेकिन इसके पहले ए, क्योंकि इसका उच्चारण य से होता है। उसी तरह से उलेन, उलेन, उलेन अगर कहें उलेन या उडेन चेयर, तो फिर उसके पहले हम क्या लगाएंगे जी? हाँ, ए लगाएंगे, क्योंकि व, डब्ल्यू बराबर व, और उलेन ऐसे लिखते हैं, ना कि उलेन ऐसे लिखेंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। डब्ल्यू से जब होगा तो व उसका उच्चारण होगा, वाई से होगा तो य होगा, और एन लगेगा, सॉरी ए लगेगा, ना कि एन। तो उच्चारण मैटर करता है, और संयोग की बात यह है कि हमारा उच्चारण ही गड़बड़ सरबर रहता है। द नहीं होगा, द इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, एंड में जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले द लगाने की बात हो तो उससे बचना होगा, ए या एन लगाना होगा, क्योंकि द लगने का मतलब है वो निश्चित हो गया, और जब निश्चित होगा तो उसके बारे में आगे बात करनी होगी, और जब सेंटेंस वहीं खत्म हो रहा है तो बात तो आगे हो नहीं रही है, इसलिए द से बचना है, द वहाँ नहीं होगा। ए या एन में से कोई डालना है तो इंजीनियर के सेंस में इंजीनियर के लिए एन होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्या है जी? क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू डैश। न्यू क्या जी? यानी क्रिस्टोफर कोलंबस क्या किया जी? प्रारंभ किया। सेट आउट मतलब होता है प्रारंभ करना। टू डिस्कवर खोजने का, क्या जी? तो नया, नया क्या? कंट्री, लैंड, टाउन, विलेज। एक चीज देखिए कि जरा सा, कंट्री हो, टाउन हो या विलेज हो, ये सब तो लैंड पे ही रहते हैं ना। तो कोलंबस ने क्या खोजा भैया? लैंड खोजा। उसने प्रारंभ किया समुद्री यात्रा कि हम जाकर जमीन खोजेंगे कि कहां इस समुद्र के खत्म होने के बाद या समुद्र के किनारे जमीन है। हाँ जी, हाँ जी। तो सेट आउट टू डिस्कवर न्यू लैंड। जी हाँ, न्यू लैंड। ठीक है, हाँ, ना कि विलेज, ना कि टाउन, ना ही कंट्री। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, आई डेज टेकन माई कैमरा। देखिए तो टेकन क्या है जी? टेकन है हमारा V3, और V3 से पहले या तो हैव आता है या तो हैज आता है, बात पास्ट की हो तो हैड आता है ना। हाँ, एज नहीं आता क्योंकि एज के बाद तो V4 आता, आपको पता है एक्टिव में, और डज के बाद V1 आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डू डज डिड के बाद V1 आता है, और दिया हुआ है टेकन V3, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आई के साथ हैज आता नहीं है, हैव आता है। आई, वाज और एम सिंगुलर वर्ब लेता है, बाकी सभी वर्ब प्लूरल, यानी हैज हैव में से हैव लेता है, डू डज में से डू लेता है। क्लियर है? हाँ, तो हैव होगा, ना कि हैज। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ही इज बेंट डैश रुइनिंग हिमसेल्फ। रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, खुद को खत्म करना, तबाह करना। चलिए, तो ही इज बेंट, देखिए तो यहां ये जो बेंट ऑन प्लस V4, यानी V4 में रुइनिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए V4, इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है टू बी वेरी डिटरमाइंड। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, यानी कोई चीज को करने के लिए एकदम से ठान लेना, वचनबद्ध हो जाना कि एकदम करिए के मानेंगे, बिना कहले नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपको पता होगा कि जब से ये सेना भर्ती को लेकर 4 साल वाली योजना आई, उस समय से बहुत बच्चों ने या फिर
बेरोजगारी को देखते हुए सरकार से लड़ते लड़ते जब विवश हो गए, तब उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। यानी उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। तो वैसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि उन्होंने ठान लिया है खुद को बर्बाद करने का, जबकि उनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया है। तो दे आर बेंट ऑन ruining themselves। यहां ही इज बेंट ऑन, ये एक फ्रेज है। बेंट ऑन प्लस V4 यानी टू बी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, कोई चीज को करने के लिए वचनबद्ध होना या फिर ठान लेना। तो ही इज बेंट ऑन ruining himself यानी वो खुद को बर्बाद करने का ठान लिया है। समझ रहे हैं ना, वो खुद को बर्बाद करने का ठान लिया है। अब किसके चक्कर में अब तो वो जाने, परंतु ठान लिया है। ध्यान रखिएगा, लड़की के चक्कर में नहीं, पढ़ाई के चक्कर में। क्योंकि कहते हैं, थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको कि पढ़ेंगे नौकरी के चक्कर में तो छोकरी भी मिल जाएगी, परंतु यदि छोकरी के चक्कर में पढ़ेंगे, इट इज ए फैक्ट, तो शायद छोकरी मिल जाए लेकिन नौकरी छूट जाएगी। और जब नौकरी छूट जाएगी तो हो सकता है कि ये भी छोड़ दे आपको। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लड़कियों के पक्ष में नहीं होगा, परंतु ये सच्चाई है। लड़की के साथ भी वही है। अगर वो लड़के के चक्कर में पड़ गई तो फिर उसका भी डेस्टिनेशन, उसका भी गोल भगोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो देखिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए लड़का लड़की बने हैं, परंतु सबसे पहले आपका ड्रीम है, आपका गोल है, जो कि आपके नजरों के सामने रहना चाहिए। तो ही इज बेंट ऑन होगा, क्लियर है। अगला, ये एक फ्रेज है और फ्रेज में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लगता है तो लगता है, यू हैव टू रिमेंबर इट। चलिए अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है। ही इज सो टॉल एज आई, ही इज एज टॉल एज आई, ही इज सो टॉल एज आई एम, ही इज एज टॉल एज आई आर। देखिए, तो पहला चीज कि सो एज का प्रयोग हम नेगेटिव में करते हैं, और ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कहीं नेगेटिव है नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा, ही इज एज टॉल एज आई आर, आई के साथ आर, ये भी नहीं होगा। ही इज सो टॉल एज, फिर से सो आ गया तो ये भी नहीं होगा, बचा कौन जी, तो ही इज एज टॉल एज आई। क्लियर है। मतलब अगर सही पता नहीं है तो गलत को साइड कीजिए, सही खुद बे खुद मिल जाएगा। अगला, My fingers are injured and so my sister had to write the note dash me। क्या जी, जब मेरा उंगली इंजर्ड हो गया था, घवायल हो गया था, चोट लग गया था, तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए नोट्स लिखा, यानी फॉर मी। बड़ा ही सिंपल है, सेंस बेस्ड है। अगर अर्थ निकल गया थोड़ा बहुत भी तो आपका काम हो गया। चलिए अगला है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश्ड। देखिए, तो बेस्ट लगा हुआ है जी, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन द आता है। ये भी पूछना है आर्टिकल का, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला है, अगला है, अगला है, अगला है 16 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भैया करेक्टली मतलब सही खोजना है। देखिए, तो चॉकलेट, अक्सर आप खाते हैं चॉकलेट, तो खाइए तो उसका अर्थ भी तो याद रखिए, सॉरी उसका स्पेलिंग भी तो याद रखिए। जो चीज़ खाते हैं कम से कम रैपर पर उसका स्पेलिंग देख लीजिए, हो सकता है एग्जामिनेशन में वही आ जाए, और 12th के एग्जामिनेशन में तो एकदम से वही आता है जो आपके डेली रूटीन में कहीं ना कहीं मिलता है, दैनिक दिनचर्या में आपको कहीं ना कहीं आते जाते रास्ते पे आपके खाने वाले पॉकेट्स पे, जैसे बिस्किट का स्पेलिंग, चॉकलेट का स्पेलिंग, है ना जी। हाँ चलिए आंसर। अगला, अगला है हमारा, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। इसका क्या करना है जी, तो पैसिव बनाना है। आपको पता है पैसिव कैसे बनेगा, लाफ्ड एट रह जाएगा, क्योंकि जब अलग से प्रीपोजिशन एट लगा हो तो रह जाता है। अब देखिए, तो हिम का ही कर लें तो ही सब में है, दिख रहा है ना। चलिए, वाज भी सब में है, बढ़िया है जी। उसके बाद देखिए, इसमें बिंग है, इसमें बिंग है, और तो ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना जी, और पास्ट इंडेफिनिट में बिंग का है ला,
बिंग का है जी, वाज वेयर आता है ना, तो वाज वेयर आया, बिंग का तो जरूरत है नहीं, तो बिंग वाला काट दीजिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस में आता है बिंग। अब लाफ्ट यहां भी, लाफ्ट यहां भी, अब देखिए इसमें बाई आ गया और इसमें एट है, आंसर यही होगा। क्लियर है? चलिए अगला, ए सेट सॉरी ए डे ऑफ रेस्ट इज क्या कहलाता है जी? हॉलीडे कहलाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, फैटल मतलब घातक, फेस्टिवल मतलब त्योहार। अगला, जहां समय ज्यादा देना है वहां हम दे ही रहे हैं, जहां आसानी से निकल जाने वाला आसानी से निकालेंगे। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी वो इंसान, वो मर्द जिसकी पत्नी मर गई है, उसको हम विदुर कहते हैं हिंदी में, और विदुर को होता है विडोर। विडो ये आपके फीमेल के लिए आएगा और ये आपका मेल के लिए आता है, ये विधवा और ये विदुर। सिंगल मतलब अकेला, सेपरेटेड मतलब अलग, आंसर हो जाएगा विदुर। अगर वही होता यहाँ गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए वीमेन हो जाता, तब क्या हो जाता जी? और यहाँ हो जाता हस्बैंड, तब क्या हो जाता? तब ये ऊपर वाला होता, लेकिन मैन के सेंस में नीचे वाला हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। ऑल कमिंग्स एंड सॉरी ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन, आना जाना बंद है, स्थगित है, पूरी तरह से वर्जित है। आना जाना ये एक पेयर बन रहा है। मान चलिए हम कहते हैं कि वहां जाना बैंड है, वहां जाना स्थगित वर्जित है, वहां नहीं जा सकते आप, तो नहीं जा सकते, तो वहां से कोई आ भी नहीं सकता। समझ रहे ना? हाँ, यहां ऑल कमिंग एंड गोइंग आना जाना, और ये आना जाना ये सिंगुलर पेयर है, यानी सिंगुलर बन रहा है। क्या बन रहा है जी? ये बन रहा है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब कौन कौन है जी? तो वाज है, हैज है। अब देखिए फॉरबिडन है, फॉरबिडन ध्यान रखिएगा, V3 देख के आप हैज या हैव में से मत खोज लीजिएगा। पहला चीज कि ये सिंगुलर है तो वेयर नहीं होगा और हैव नहीं होगा, ठीक है। अब रहा बात तो वाज और हैज, तो ये फॉरबिडन है, वर्जित है, और ये पैसिव सेंस दे रहा है, एक्टिव नहीं। एक्टिव में हैज हैव के बाद V3, पैसिव में इज आर एम वाज वेयर के बाद V3 आता है, तो क्या होगा जी? वाज होगा, ना कि हैज होगा। क्लियर है? चलिए, जैसे कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, पेयर बन के आता है, उसी तरह से साउटिंग, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग वाज हर्ड फ्रॉम द हॉल, ना कि वेयर हर्ड। ठीक है? चलिए, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। गिल्टी, देखिए तो ये वर्ड जो है गिल्टी, तो गिल्टी का साइन हो क्या? इसका क्या करना है? चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी विपरीत सब खोजना है। तो गिल्टी का मतलब दोषी, गिल्टी का मतलब जी दोषी। अब देखिए तो इसमें इजी, आसान, इनोसेंट मतलब निर्दोष, जी हाँ। राइवल का मतलब ओपोनेंट, ओपोनेंट, ओपोनेंट। सिंपल का मतलब भी एकदम साधारण। ये बताइए कौन सा होगा जी? निर्दोष होगा ना, निर्दोष होगा ना जी, दोषी का निर्दोष, आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगर गिल्टी का एंटो पूछता तो एंटो तो हो सकता था, सॉरी साइनो पूछता तो साइनो क्या हो सकता था जी? तो क्रिमिनल हो जाता, नहीं होता जी, कन्विक्टेड हो जाता, ऑफेंडर हो जाता है ना। चलिए अगला, ही सेड, क्या कह रहा है? ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, क्या करना है जी? इनडायरेक्ट नारेशन। देखिए तो जरा साहब, ही सेड, सेड है यहाँ, पास्ट है यहाँ, देखिए तो इसमें प्रेजेंट है ना, तो ये तो पहले छटेगा क्योंकि प्रेजेंट वाला तो होगा नहीं, बात पास्ट की है। चलिए अगला, आपको पता है कि जब इधर पास्ट हो तो इधर के मॉडल में परिवर्तन होगा नहीं, प्रेजेंट वाला पास्ट में जाएगा, में जाएगा माइट में। तो देखिए तो इसमें माइट है, और किसमें माइट है जी? इसमें विल है, इसमें में ही रह गया, इसमें भी में रह गया, तो ये कट गया ना,
एक ही तो है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। मतलब जो बेसिक रूल है नरेशन का कि टेंस बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा, वर्ब बदलेगा, तो ये सब पे अगर कमांड है वही अप्लाई करके आप गलत को एलिमिनेट कर सकते हैं, छाट सकते हैं और सही तक पहुंच सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे। अगला, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, भैया कितना आसान वर्ड है, देखिए तो, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी पहला ही, ना 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 ना, अपॉर्चुनिटी, ये सॉरी, सी नंबर ना, 1080 नहीं, 1080, अपॉर्चुनिटी, आंसर सी नंबर, स्पेलिंग वाली बात है। अगला 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 क्या है जी, वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। म्यूजिक इज व्हाट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अरे म्यूजिक संगीत काउंटेबल की अनकाउंटेबल गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के पहले ए भी नहीं, एन भी नहीं और द भी नहीं आता है जब तक उसे निश्चित नहीं बनाना हो। और बात अंत की है तो अंत में तो द डालेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में आगे बात नहीं हो रही है। क्लियर है? चलिए, नो आर्टिकल आंसर हो जाएगा। अगला 25 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। वाह क्या वर्ड है, मेलोडियस, मधुर यानी स्वीट। सुनने में जो अच्छा है, एक बहुत अच्छा वर्ड है यूफोनियस, मतलब जो सुनने में कान को अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे, प्लीजेंट लगे, है ना। या फिर इसका मतलब सुरीला भी होता है, यानी म्यूजिकल भी कह सकते हैं या लिरिकल भी कह सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा? म्यूजिकल। देखिए तो फाइन का मतलब बढ़िया, जर्नी मतलब यात्रा, ग्रीप मतलब कष्ट दुख, ये नहीं होगा। हमारा क्या होगा जी? म्यूजिकल। क्योंकि ध्यान रहे आपको क्या खोजना है, सिनोनिम्स खोजना है, समानांतर। ये ग्रिफ नहीं मार दीजिएगा, ये एंटो हो जाएगा। चलिए, एंटो की तरह एंटो हो सकता है लेकिन साइनो तो नहीं होगा। अगला 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 क्या है जी, लेट दिस बी डन बाय हिम। लेट दिस बी डन बाय हिम, एक्टिव करना है इसका, ये पैसिव है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बी इज आर एम, देखिएगा ध्यान से, इज आर एम या फिर वाज वेयर या फिर बी बिन और बिंग। ये जो 8 हैं, कितने जी? 8। इन 8 के बाद अगर V3 आता है तो वो पैसिव है। इन 8 के बाद यदि V3 आता है तो वो पैसिव है, वरना हर कंडीशन में वो एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है। तो ये पैसिव है। इसका क्या बनाना है जी? एक्टिव बनाना है। अब देखिए जरा सा, पहले देखिए तो यहाँ पे लेट अस डू दिस है, ठीक है भैया। दिस टू बी डन, टू बी डन ये पैसिव ही रह गया, नहीं होगा, क्योंकि इनके बाद अगर V3 आ रहा है तो वो पैसिव है। बी है ना, बी है ना यहाँ पे, इसके बाद V3 है, मतलब ये पैसिव ही रह गया, बनना एक्टिव, गलत है। लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट आई डू दिस। अब समझिएगा जरा सा, लेट आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, यानी आई नहीं होना चाहिए, मी होना चाहिए, वी नहीं होना चाहिए, अस होना चाहिए। तो देखिए जरा सा, अस यहाँ तो ठीक है, यहाँ मी भी ठीक है, लेकिन यहाँ आई है जो कि गलत है, क्योंकि आई नहीं मी होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में कि लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, और मी का मी ही रहेगा, तो मी, तो लेट मी डू दिस, यहाँ लेट अस डू दिस है, यहाँ लेट मी डू दिस है, तो कौन रहेगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट कौन है? क्योंकि यहाँ मी के हिसाब से तो सी नंबर। क्लियर है? चलिए, एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। वाह रे वाह, क्या मॉडर्न! मॉडर्न का मतलब आधुनिक, और मॉडर्न का एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स उल्टा, उल्टा हो जाएगा एंशिएंट। एंशिएंट मतलब प्राचीन, आपको पता है। रिसेंट का मतलब हाल का। कंटेम्प्रोरी मतलब भी होता है समकालिक, मतलब हाल वाला, जो वर्तमान में चल रहा है। अपडेट मतलब आपको पता ही, अपडेट है भैया, प्रेजेंट का है। तो ये तीनों जो है इसका साइनो है। आपको खोजना है एंटो, तो ये जब तीनों नहीं होगा तो एक ही बचा ना, ए नंबर। अगला अगला क्या है जी, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन
देखिएगा, एट द एंड होता है। क्या होता है जी? एट द एंड। एट द एंड मतलब अंत में, अंत में यानी एट द एंड। ये एक फ्रेज है और इसको आपको ध्यान में रखना है। गलती से भी इन द एंड नहीं करना है, मतलब अंत में के लिए इन, ना 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 ना। भले ही में से इन का मतलब होता हो, हिंदी निकलता हो, लेकिन यहां नहीं लगेगा। एंड के पहले एट लगाना है, एट द एंड। आंसर डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वी बिलीव इन मोर्टैलिटी ऑफ द डैश, सॉरी इमोर्टैलिटी है, मतलब अमरता। मतलब हम लोग विश्वास करते हैं कि डैश जो है अमर रहता है, उसके अमरता पे विश्वास करते हैं। क्या चीज? सोल। सोल का मतलब होता है अकेला, इसका मतलब आत्मा, प्राण जिसको हम कहते हैं। यूनियन मतलब आपको पता है एकता, वेव मतलब लहर। अब बताइए, कहते हैं ना आत्मा अमर होता है जी, या आत्मा अमर होता है, तो सोल है ना। चलिए, तो ये सेंस बेस्ड था। अगर आपको अर्थ पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं, सामान्य ज्ञान रखते हैं, तो बन जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अंतिम क्वेश्चन होगा, हाउ डैश डू यू वांट। देखिए तो, हाउ डैश डू यू वांट, आप कितना चाहते हैं। तो देखिए तो, मच, फ्यू, सम, लिटिल। तो हाउ मच डू यू वांट, आप कितना चाहते हैं। किसी से कहेंगे तो मच, यानी मच कहने का मतलब कितना ज्यादा आप चाहते हैं, तो यहां हो जाएगा हाउ मच सेंस के हिसाब से। ठीक है ना, क्लियर है। हाउ मच, सम तो होगा नहीं, लिटिल मतलब कम, फ्यू का मतलब भी कम नहीं। हाउ मच, आप कितना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस में ही जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो पॉजिटिव वर्ड ही रहेगा, और ये दोनों हमारा निगेटिव वर्ड है तो नहीं होगा। एक मच, सम का कोई मतलब नहीं बन रहा, मच, हाउ मच डू यू वांट। तो उम्मीद है कि आपको डिस्कशन बढ़िया लगा होगा और सब कुछ बढ़िया से समझ में भी आएगा। बीच बीच में मैं ज़्यादा इंटरटेन आपको नहीं कर पाया, कारण था कि क्वेश्चन ज़्यादा था और समय कम से कम लगाना रहता है, ना तो बच्चा बोर हो जाता है ना। तो अब बोर ना हो इसलिए कम से कम समय लगाया जाता है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगला वीडियो तुरंत मिलेगा। कमेंट करके आप बताएंगे, मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी देंगे, तो मैं अगला इसका पार्ट जल्द से जल्द ला के आपको दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।